हाय, आज हम करेंगे अपनी क्लास 9th का चैप्टर 5 जिसका नाम है हमारा स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया अप टू 1000 CE तक हम करेंगे। इसमें प्रॉपर हम ये देखेंगे जो हमारा स्टेट था यानी कि हमारा कंट्री सोसाइटी, ये सब सोसाइटी बनी कैसे। पहले लोग आपने देखा होगा हंटर गैदरर्स रहते थे, लेकिन जो आज के हम टाइम रह रहे हैं ये इतने धीरे धीरे चेंजेस आए कैसे हैं। इवन हमारी एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हमारे काम करने के तरीके में, रहन सहन में, हर एक चीज़ में तो हम प्रॉपर डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम मोटे मोटे अपनी बिग पिक्चर देखते हैं, हाउ वी गेट हेयर, कि हम आए कैसे। सबसे पहले आप देखो, हमारी क्या थी, नोमैडिक लाइफ थी, हंटर गैदरर। हम सिर्फ क्या थी, फॉरेस्ट में रहते थे, सिर्फ हंटिंग करी, गैदरिंग करी और बस काम खत्म। फिर उसके बाद आए सेटल्ड विलेज, कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू करा। अगर आप एग्रीकल्चर करते हो ना, तो एक जो क्रॉप होती है वो कुछ मंथ का टाइम लेती है, 6 मंथ या 4 मंथ, 2 मंथ, तो आपको एक जगह रहना पड़ता है। तो जब आप एग्रीकल्चर करना शुरू करोगे तो आपकी मजबूरी रह जाएगी कि आप एक जगह रहोगे। तो इससे जब डिस्कवरी हो गई एग्रीकल्चर की, आपने एक जगह रहना शुरू कर दिया। फिर आपका क्या था कि जब आप एक जगह रह रहे हो तो कुछ लोग जैसे हंटिंग गैदरिंग भी करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर या हंटिंग गैदरिंग वगैरह। कुछ है आपको प्रोटेक्शन करने वाले, कि आपके एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहां से जो प्रोटेक्शन थी ना, वहां से चीज आई कि आप एक मिल के किसी को भी अपना हेड बना देते थे, उसको अपना प्रोटेक्शन का काम दे देते थे। वो आदमी सिर्फ आप प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसको आप एज ए क्रॉप का कुछ भी चीज़ें आप हंटिंग करके लाए हो, गैदरिंग करके लाए हो, आपका एग्रीकल्चर का क्रॉप वगैरह आपने क्या कर दिया है, उसको एज ए टैक्स दे रहे हो। तो वहां से ये चीज़ें शुरू हुई है कि हाँ, आप ये सोचो ना कि किंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, हमने उनको स्टार्टिंग में क्या कैसे रखा हुआ था, एज ए अपना प्रोटेक्शन करने वाला, और हम उनको एज ए टैक्स दे रहे थे क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करे। धीरे धीरे वो इतने स्ट्रॉन्ग होते चले गए कि उन्होंने पूरा कंट्रोल बना लिया। धीरे धीरे राइज हुआ मेगा एम्पायर का, जैसे कि मौर्यन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है, हम पूरा करेंगे। वैदिक एज आया था इससे पहले, कैसे वेदास आए, हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, प्रॉपर हम इस चैप्टर में कवर करने वाले। फिर हमारा बाद में आता है गोल्डन एज, कि इस टाइम पे गोल्डन एज क्यों बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था। प्रॉपर हमारी ग्रोथ भी, कल्चर, मैथ, साइंस, हर एक चीज में हमने डेवलपमेंट करा था। देखो, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी द डोमेन इफेक्ट, तो जो सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, हम एक एक चीज करके देखेंगे। एजुकेशन का भी इसमें हम क्या करें स्लाइड में, सिर्फ सोसाइटी के बारे में। पहले हमारी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, जो मैंने आपको बताया, वो धीरे धीरे फूड के लिए मूव होती रहती थी। लेकिन क्या हो गया, उनका परमानेंट सेटलमेंट आ गया जब एग्रीकल्चर आया, पूरा गेम चेंज हो गया, उनको एक जगह रहना पड़ा, क्योंकि उनको एक जगह रहना पड़ा एग्रीकल्चर के लिए। प्लस अगर वो एग्रीकल्चर करे तो उनके पास अब एक्स्ट्रा फूड बच गया। पहले क्या था, हंटिंग गैदरिंग में आपने कुछ हंट करा है, खा लिया, तुरंत चीज खत्म। जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप फूड बचाओगे, वो किसी और को एज ए, जैसे मैंने बताया, एज ए टैक्स दे रहे हो, किसी और काम के लिए भी कर रहे हो, तो आप पॉपुलेशन भी आपकी ग्रो हो जाएगी, आप और काम करने लग जाओगी। जो आपकी सोसाइटी है, आपने अलग अलग सबको काम डिवाइड कर दिया, आप ये काम करो, आप ये काम करो, उससे आपकी सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो सभी फार्म पे काम नहीं कर रहे, कोई क्राफ्टमैन बन गया, कोई ट्रेडर बन गया, कोई प्रिस्ट बन गया। सोचो आप, एग्रीकल्चर में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, तो एक आदमी ने क्या काम ले लिया कि वो सिर्फ टूल्स बना रहा है, तो बहुत अलग अलग काम सारे क्रिएट होते गए धीरे धीरे, जैसे हम डेवलप होते गए। फिर किंगडम और किंग, जो जैसे कि आप ये सोचो, पहले एक 10 लोगों का ग्रुप था, वो मिल के एग्रीकल्चर कर रहे थे, उन्होंने 10 में से क्या बोल दिया कि 8 लोग एग्रीकल्चर करें, 2 लोग आपकी प्रोटेक्शन करें। जब फिर आपका धीरे धीरे 100 लोगों का ग्रुप बन गया, अब आपका क्या हो गया कि आपने 10 लोगों को क्या है प्रोटेक्शन का काम करे, उन 10 लोगों के ऊपर एक हेड बन गया, यानी कि एक तरह से किंग बन गया। फिर वो 1000 लोगों का ग्रुप बन गया, धीरे धीरे इंक्रीज हो गए। तो ऐसे धीरे 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 हम देखेंगे हमारे किंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले गए। अब हमारा वैदिक एज आ जाता है, एक मैसिव शिफ्ट। आप अर्ली वैदिक और यहाँ पे लेटर वैदिक में हम पूरा कंपेयर करके देखते हैं। सोसाइटी क्या थी अर्ली वैदिक में, सिंपल थी। यहाँ पे बेस्ड ऑन जनास, जैसे हम देखिए ट्राइब होते थे, ग्रुप होते थे, हम उसको जनास बोल देते थे। लेटर में क्या था, रिग्ड वर्ना सिस्टम आ गया था, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बेस्ड ऑन बर्थ, कि हमने जो काम सबको डिवाइड करे थे। अब हमने ये बोले थे आप अपनी मर्जी से काम नहीं सेलेक्ट करोगे, आपका जो काम करे वो आपका बच्चा भी वही काम करेगा। अगर आप एग्रीकल्चर करे तो आपका बच्चा भी एग्रीकल्चर ही करेगा। जिसके प्रोटेक्शन का काम जिसको मिल रखा है, उसके बच्चे को भी वही प्रोटेक्शन वाला ही काम मिलेगा, तो हम उसको क्षत्रिय बोल देते थे। इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे अर्ली वैदिक में कैटल रियरिंग मेन होता था, कि अगर पास आपके पास ज्यादा काव है तो आप ज्यादा रीच हो। सेकंड में एग्रीकल्चर मेन चीज हो गया था, कि आपके पास ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो आप ज्यादा रीच हो। वुमेन्स के पास पहले बहुत अच्छे राइट्स थे, एजुकेशन भी थी, असेंबलीज में भी वो पार्टिसिपेट करती और चाइल्ड मैरिज भी थी। लेकिन बाद में जाके जो है वुमेन का पूरा राइट डिक्लाइन हो जाता है, सारे राइट उनसे ले लिए जाते हैं। पॉलिटिक्स क्या थी, पहले डेमोक्रेटिक थी, सारे मिल के डिसाइड करते थे कि ये हमारा हेड होगा,
जो हमारे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी चीजें, सबका काम। लेकिन बाद में ये क्या क्या हुआ, किंग जो था वो मेन बन गया था बाद में जाके, जैसे कि राजसूया, सेक्रीफाइस, ये अश्वमेघ यज्ञ वगैरह ये चीजें होने लग गए थे। पहले सिर्फ राजन हम उसको बोलते थे, तो चीजें सारी की सारी डेवलप होती चली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्डिंग एन एम्पायर, कि एक एम्पायर कैसे बन गया। देखो, एक टेरिटरीज मैंने आपको बताया कि पहले 10 लोगों का ग्रुप है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, प्लस आप काम भी अलग अलग कर रहे हो, डिवाइड करते जा रहे हो, आपके लीडर बड़े होते जाएंगे। ट्राइबल चीफ्स थे पहले वो, अब वो डिवाइन किंग बन गए हैं। तो सारी चीजें कैसे क्रिएट हुई, देखो पहले आपका सिंपल, आप फैमिली में रहते जब आप हंटिंग गैदरिंग करते थे, आपको किसी ग्रुप से मतलब नहीं है। फिर आपने क्या करा, जैसे एग्रीकल्चर हुआ तो धीरे धीरे जनना बना शुरू हुए, कि जैसे कि ट्राइब एक बनी हुई, सिंपल चीफ है उसका, फिर जन का और थोड़ा बड़ा ग्रुप, यानी कि 2 जन मिलके मान लो एक जनपद बना रहे, थोड़ा और बड़ा ग्रुप, फिर खूब जनपद मिलके क्या बना रहे हैं, महाजनपद बना रहे हैं। फिर महाजनपद से आपने देखा होगा हमारे इंडिया में 16 महाजनपद आ गए थे, उसमें से भी जो बिहार रीजन का एरिया था वहां पे, क्योंकि वहां पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, फॉरेस्ट था, उनके पास रिवर था, तो वो जो जनपद था सबसे स्ट्रॉन्ग बन के आया, उसने पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो पूरे एम्पायर बन के क्रिएट हो गया। फिर हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने देखा था कि देखो मैं आपको बताती हूँ, हमने देखा कि ग्रुप क्रिएट हो गए थे, ये मान लो हमारा पूरा इंडिया था, इसमें बड़े बड़े 16 महाजनपद क्रिएट हो गए थे, सिर्फ 16। जैसे आज हमारे स्टेट होते हैं कि आप देखो अपने इंडिया में कितने स्टेट है, तो इतने बड़े एरिया में जनपद क्रिएट हो गए थे। फिर ऐसा टाइम आया कि इन सारे जनपद में, जो यहाँ पे बिहार में जो जनपद है ना, इसके पास क्योंकि देखो रिवर भी है, गंगा आ रही है, फॉरेस्ट है, आयरन टूल्स है। अब सिंपल सी बात है, ये जब जनपद के लोग दूसरे जनपद से लड़ाई करने जाएंगे तो अब इनके पास आयरन टूल, इनके पास आयरन टूल है, इनके पास फॉरेस्ट के एलिफेंट हॉर्स वगैरह, ये लड़ाई करने जा रहे हैं एलिफेंट हॉर्स पे बैठ के, ये लोग पैदल जा रहे हैं, तो कौन जीतेगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग महाजनपद बन गया था, इनके पास सब कुछ है, प्लस इनके पास रिवर आ रही है, तो अच्छा एग्रीकल्चर भी कर पा रहे हैं, खाने को भी कर पा रहे हैं, तो इसने पूरे के पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। तो ये हमारा पहला जो है सबसे बड़ा किंगडम, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन बन गया था। मतलब मौर्यन, आप ये रीजन समझो कि क्यों सबसे बड़ा बना। इसमें क्या था, किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, जस्टिस भी वही करेगा, डिफेंस वेलफेयर वही चीजें देखेगा। फिर देखो इसके पार्ट कर दिए थे उन्होंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिए थे जो एडवाइस करते थे किंग को। फिर अमात्यास बना दिए थे, जो ऑफिसर्स थे उनको हम क्या बोलते थे, अमात्यास बोलते थे। फिर और इसके टर्म में आप याद रखो, समहारता क्या होता है, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर जो ऑफिसर थे उसको हम बोलते थे। सनिधिता जो ट्रेजर प्रोटेक्टर ऑफ द वोल्ट होता था उसको बोलते थे। दंडापालक पुलिस यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर को हम उस टाइम पे बोलते थे। महामात्रासम पब्लिक वेलफेयर जो ऑफिसर से उनको बोलते थे। स्पाई सिस्टम बना रखा था। अब सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे आप देखो कैसे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, फिर भी हमसे इंडिया कंट्रोल नहीं होता, इतने क्राइम्स वगैरह हो रहे, और उस टाइम पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो ये क्या करते थे, पूरा मेंटेन पूरा इंडिया को कंट्रोल कर रखा था। तो उन्होंने अपना स्पाई सिस्टम भी बना रखा था कि आप पीछे से नजर रखोगे कि कौन हमारे कंट्रोल में नहीं है या है। जो इससे क्या होता था, वो अपने ऑफिसर्स के ऊपर चेक रख सकते थे। फिर हम देखते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्ता इसके बाद वाले आते हैं, इसमें क्या थे, देखो अभी हमने क्या देखा, मौर्यन में क्या था, उन्होंने जो 16 पार्ट थे उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, पूरा एक ही सेंटर था। लेकिन अब गुप्ता में क्या आते हैं, ये है तो सेंटर में, लेकिन सबको जैसे अलग अलग स्टेट को, आज के टाइम पे हमारी जैसे हरियाणा की अलग गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने सबको अपना अपना एरिया दे दिया कि आप अपने अपने एरिया पे कंट्रोल करो, जब मेरे को नीड होगी आप मेरे को एज ए सोल्जर्स दोगे, पैसे दोगे, टैक्स दोगे। तो देखो इन्होंने क्या बना दिया, भुक्तिस प्रोविनेंस बना दिए, रन बाय उपारिका, ये गवर्नर थे, वो अपने अपने एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। वैश्यास जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, मतलब उन्होंने पूरा एक इकट्ठा करा था, अभी इन्होंने पूरी जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे स्टेट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर विलेज होते हैं, ऐसे इन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया था। आप ये याद रखो, वेश्यास डिस्ट्रिक्ट को बोल रहे हैं, उसके हेड को हम वेश्यापति बोलेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फिर विलेज है, ये इसको हेडमैन बोलते थे। लोकल असेंबलीज यहाँ पे होती थी। कि कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, लैंड ग्रांट, जो जमीन होती थी वो ऐसे राजा क्या बोलता था कि ये जमीन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको यूज करो, टैक्स वगैरह मेरे को प्रॉपर दो। रिजल्ट क्या होता था, इसे मतलब रिजल्ट क्या हुआ, जो सेंट्रल कंट्रोल था ना वो एकदम कंप्लीट लो हो गया था, जो लोकल ऑफिसर थे ना वो रिच होते चले गए और ज्यादा पावरफुल होते चले गए। फिर हम देखते हैं द अल्टीमेट चेस्ट चीट शीट, मौर्यन और गुप्ता में हम प्रॉपर एक बार कंपेयर करें कि क्या क्या चीजें थी, आप याद रखोगे। मौर्यन एम्पायर में क्या था, हाईली सेंट्रलाइज,
फिर गुप्ता में आप देख ले तो गोल्डन एज हम इसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन था। देखो इसमें पावर एक जगह थी, इसमें पावर अलग अलग थी। इसमें फ्लेक्सिबल लॉस और पीस, शांति से सब लोग रहते। छोटी आर्मी थी, लोकल सपोर्ट के ऊपर डिपेंड थे। मेजर स्पाई नेटवर्क नहीं था, यहाँ पे मेजर स्पाई सिस्टम था। हैवी यूज ऑफ लैंड ग्रांट इसमें होता था। इससे क्या डिफरेंस पड़ता है, गुप्ता जो फ्लेक्सिबिलिटी आई ना, पीस यहाँ पे रहते थे तो लोग शांति से थे, लेकिन इससे जो इंडिया की गोल्डन एज थी वो एक टाइम पे जाके खत्म हो गई, क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं बना के रखा। फिर हम देखते शो मी द मनी इकोनॉमी और ट्रेड। अब हमने ये समझा कि किंग कैसे बने, राजा कैसे बने, कैसे वो कंट्रोल और सारा करके रखते। अब हम देखेंगे जो मनी गेम, उस टाइम पे मनी कैसे होता था, बिजनेस, आपने कोई सामान खरीदना है, बेचना है, कैसे चीजें हो रही थी। आप यहाँ पे ये समझो, सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर आया था, फाउंडेशन। वहां पे आपके पास जब एक्स्ट्रा क्रॉप हो रही, पहले आप क्रॉप सिर्फ उगा रहे हो, खा रहे हो, अब एक्स्ट्रा हो रही है तो आप उसको बेच रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बदले में आप एम्पर को टैक्स दे रहे हो, उसके बदले में एम्पर आपके लिए चीजें 10 करके दे रहा है, मतलब आप रिच होते जाओगे उससे। फिर आप ट्रेड कर रहे हो इंटरनल, अलग अलग विलेज में कर रहे हो, फूड ग्रेन्स को, रॉ मेटल्स को, पोल्ट्री, क्लोथ, ये सारी चीजें आप ले रहे हो। फिर एक्सटर्नल ट्रेड में क्या हो जाएगा, जैसे कि सिल्क रूट उस टाइम पे बन गए थे, चाइना के उधर से यूरोप तक आपका सिल्क रूट, मतलब कि वहां से सिल्क का जो है ट्रेड होता था। तो लैंड ट्रेड होता था, सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से होता हुआ है। मैरीटाइम ट्रेड मतलब हम पानी से भी अपना व्यापार करते, कहाँ से, यूजिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टर्न पार्ट से। एक्सपोर्ट हम करते थे स्पाइसेस का, मेनली सिल्क का, प्रीशियस स्टोन का, आइवरी का। फिर हम देखते द पावर ऑफ गिल्ड एंड मर्चेंट, कि उस टाइम पे गिल्ड और मर्चेंट की क्या पावर थी। जब देखो गिल्ड क्या होता है, आप याद रखो, एसोसिएशन है ट्रेडर की और क्राफ्टमैन की, मतलब जो ऐसा काम कर रहे हैं ना, कुछ भी बिजनेस वगैरह, कुछ भी और चीज, उन्होंने ग्रुप बना लिया है कि हम क्या करेंगे, फिक्स प्राइस रखेंगे। देखो मतलब दो लोग अगर सेम एक कुछ भी चीज बना रहे हैं, मान लो क्लोथ ही बना रहे, तो अगर कोई एक सस्ता क्लोथ बेच रहा है, कोई महंगा, ये नहीं, वो फिक्स करके रखते थे, अच्छा इस रेट पे सारी चीजें होंगी। क्वालिटी कंट्रोल रखते थे वो, और अपना स्टैंप सील वगैरह बना के रखते थे, और जो नए लोग आ रहे थे उनको ट्रेनिंग वगैरह देते थे। तो इनका जो मार्केट का सिस्टम था ना, बहुत अच्छा बन गया था। और पहले के लोग ये बैंकर्स होते थे एंशियंट, कि क्या करते थे, किसी को नीड है तो उसको ऐसे पैसे दे रहे जरूरत के टाइम पे, फंड कलेक्ट करते थे, बिजनेस को लोन देते थे, मेंबर को डोनेट करते थे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल और पब्लिक वर्क के लिए भी। मर्चेंट क्या है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थे, इवन किंग भी उनके लिए सेफ है रोड के जो है अरेंजमेंट करता था। फिर हम देखते हैं नॉलेज और एजुकेशन। अब हम देखते हैं उस टाइम की एजुकेशन कैसी थी। देखो वहां पे था गुरुकुल सिस्टम आपका। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, स्टूडेंट जो थे वो गुरु के पास रहते थे, एजुकेशन फ्री होती थी, और फिर वो बाद में जब अपनी एजुकेशन खत्म करके जाते थे, गुरु दक्षिणा दे के जाते थे। फोकस होता था ओरल लर्निंग पे, याद करने पे, मोरल वैल्यूज पे, लाइफ स्किल्स के ऊपर। और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी थी, वहां पे आपको नॉलेज के बेस पे एंट्री होती थी। तक्षशिला मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस थी, ये नहीं थी सिर्फ इंडिया, इंडिया, बहुत बड़े दूर दूर से लोग वहां पढ़ने आते थे। अल्टीमेट हब था मेडिसिन का, लॉ का, मिलिट्री साइंस का, नालंदा थी। मैसिव सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया से वहां लोग आते थे। नॉलेज स्टार्टेड एज ओरल स्टोरी टेलिंग, मतलब आपको कैसे सिखाया जाता था, ऐसी कहानियां सुना सुना के, फिर उसको क्या है हम बचा के रखते थे, जो भी नॉलेज थी, पाल्म ट्रीज के ऊपर, बीच बार्क के ऊपर हम लिख के ऐसे सेव करते थे सारी चीजों को। फिर हम देखते हैं द पायोनियर्स ऑफ साइंस एंड मैथ, ये साइंस और मैथ में उस टाइम पे हमने क्या डिस्कवरी कर ली थी। देखो उस टाइम पे हमारे आर्यभट्टा थे, जिन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी। उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, डेसिमल सिस्टम बताया था, और उन्होंने ये प्रूव करा था जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। फिर हम देखते हैं ब्रह्मगुप्ता मैथ, उन्होंने ब्रह्मा सूत्रा जो एक रूल था वो दिया था, ये क्या बताता था, जीरो और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहा है। फिर चरखा, ये मेडिसिन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताई, एक तरह से आप डॉक्टर समझ लो उस टाइम के। उन्होंने चरक संहिता लिख दी थी, कि अब फादर ऑफ, हम इसको आयुर्वेदा बोल देते हैं। इन्होंने बहुत सारी कैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, नेचुरली ट्रीटमेंट दे के चीजों को ठीक कर सकते हैं, वो सारा बताया था। फिर श्रुष्टा, ये सर्जरी से रिलेटेड, जो आज के टाइम में डॉक्टर ऐसे कट करके पूरा का पूरा सील के ऐसे सर्जरीज करते हैं ना, ये उस टाइम पे इन्होंने डिस्कवर कर ली थी। और उन्होंने जो सुस्त्रा संहिता थी उस बुक में सारे ऑपरेशंस वगैरह लिख रखी है। एंशिएंट फादर ऑफ सर्जरी हम इनको बोल देते हैं, इन्होंने डिटेल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर जो है लिखे हुए इस बुक के अंदर।
फिर आपका आता है कल्चरल एक्सप्लोजन। आप उस टाइम के कल्चर के बारे में देखोगे, आर्ट और लिटरेचर के बारे में। ग्रेट इपिक, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, उसमें हमें ड्यूटीज के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। महाभारत व्यास ने लिखी है, उसमें हमें कर्मा, जस्टिस, जो इश्यूज आते हैं हमारी लाइफ में उसके बारे में बताया गया है। संस्कृत के हमारे क्या क्या मास्टरपीस थे, कालिदास ने लिखी है हमारी प्लेस, जैसे कि ये अभिजात शकुंतलम और ये मेघदूता वगैरह। आर्ट आर्किटेक्चर, आप जो हमारे पुराने टेम्पल्स वगैरह देखते हो, जो किंग का बहुत सारा पैसा देते थे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने में, वहाँ पे डेली लाइफ को बताया जाता था, फेस्टिवल्स बहुत बड़े लेवल पे बनाए जाते थे, तो बहुत ज़्यादा पैसा उस टाइम पे आ गया था और बहुत चीज़ें लगाई गई थी स्टोरी टेलिंग में। मतलब जैसे किंग के पास भी एक ऑफिशियल लिखने वाला कुछ होता था, स्टोरी टेलिंग उसका क्या हम कहते हैं ना, ये तो राज दरबारी कवि है, तो पूरा किंग के बारे में लिखना और चीज़ें लिखना वो पूरी लिखते थे, और पूरा आर्किटेक्चर वगैरह भी था हमारा। फिर हमारा आ जाता है सिंथेसिस। वाई वॉज इट गोल्डन एज? तो ये क्या कह रहा है, ये हम इसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो उस टाइम पे सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो चुकी है, आप प्रॉपर अच्छे पैसे आ रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हो बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया के साथ, तो क्या है आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को जो आपका फंडिंग माइंड क्या फंड कर रहे हो, किंग क्या और मर्चेंट क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट में पैसे लगा रहे हैं, एजुकेटेड वेल्थी सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे लगा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, फ्लेक्सिबल लोकल गवर्नमेंट बन गई है, पीस है, सब शांति से अपना अपना काम करे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम लड़ाइयाँ हो रही है, सेफ रोड्स है वहाँ पे, और इकोनॉमिक बूम हो गया है जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह की वजह से। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे कनेक्ट है, यहाँ पैसा बच रहा है तो वहाँ पे लग रहा है, और इसी से पूरी की पूरी हर एक चीज़ को बेनिफिट होता चला जा रहा है। अब ये आपका है एग्जाम प्रिप चेकलिस्ट की, आप अब ये देख लो कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए हो क्या, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि जो एग्रीकल्चर से हम लोग नोमैडिक लाइफ से कैसे सेटल्ड किंगडम बने, क्या ये आप एक्सप्लेन कर दोगे अगर आपका क्वेश्चन आएगा? आप क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हो अर्ली वैदिक एज से जो आज की लेटर वैदिक एज है कैसे शिफ्ट हुआ था? डिफरेंस आप बता सकते हो स्ट्रिक्ट और जो सेंट्रलाइज्ड मौर्यन एम्पायर था और जो गुप्ता था, इन दोनों के बीच में। आप जो गिल्ड होते हैं वो क्या थे, उनका काम क्या था, वो कैसे बैंक उस टाइम के काम करते थे, जो पियोनियर्स आर्यभट्ट, ये चरखा, सुरुस्त और कालिदास वगैरह के बारे में आपको बता सकते हो। ज़्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो आप एक बार दोबारा जाके वीडियो देख सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, प्लस एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो आप, पूरी स्टोरी टेलिंग की कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, और चैप्टर की भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।